प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से आपसे रूबरू हो रहा हूँ। मैं 2 दिनों से यहाँ पठानकोट प्रवास पर रहा। एक हमारी पार्टी ने एक योजना बनाई है, लोकसभा प्रवास योजना। उस योजना के तहत मैं यहाँ आया हुआ हूँ। पार्टी के प्रमुख पदाधिकारियों के साथ बैठक हुई, हमारी एक कोर कमेटी है उसके साथ बैठक हुई, फिर शहर के जो प्रमुख ट्रेड एसोसिएशन, NGO, इवन रोटरी क्लब, व्यापार मंडल, डॉक्टर्स, बार एसोसिएशन, टैक्सेशन बार, महासा समाज, मेरे ख्याल में बहुत से लोग जो उस बैठक में, कल की बैठक में थे। शहर की लगभग समस्याओं का एक निचोड़ हमारे पास कल की बैठक में आया। सुबह मैंने रेलवे स्टेशन का विजिट किया। ये है पठानकोट कैंट रेलवे स्टेशन। इसका एक प्लान मंजूर हुआ है, जिस प्लान का नाम है रीडेवलपमेंट प्लान ऑफ रेलवे स्टेशन पठानकोट कैंट। इसमें करीब 150 करोड़ रुपए का ये DPR बन रही है। सोशियो इकोनॉमिक एक फिजिबिलिटी रिपोर्ट इसकी तैयार हो रही है। मैं आपसे भी चाहूँगा, क्योंकि आप भी शहर में ही रहते हैं, इफ़ यू फील कि ये एक और एक्टिविटी उस स्टेशन पर हो तो हम जुड़वा सकते हैं उसमें। मोटी मोटी क्या होगी आपको बता देता हूँ। सर्कुलेटिंग एरिया आने वाले समय में इसकी बड़ी डिमांड रहती है। पार्किंग मल्टी लेवल होना चाहिए, इसकी बड़ी डिमांड रहती है, क्योंकि लोग गाड़ी खड़ी करें और फिर किधर से निकले। एक एंट्रेंस है, लेकिन एक और एंट्रेंस हो सकता है क्या, ये भी इसका रीडेवलपमेंट में प्लान है। फूड कोर्ट प्रॉपर हो, किसी की ट्रेन छूट गई तो वो होटल क्यों देखे, वो उसी रेलवे स्टेशन पे होटल जैसी फैसिलिटी का कमरा उपलब्ध हो, उसको 10-15 कमरा हम ऐसे डेवलप करेंगे जो होटल जैसी फैसिलिटी उसमें रहेगी। डॉर्मेंट्री भी रख सकते हैं, कुछ और लोग डॉर्मेंट्री में ना चाहे तो डॉर्मेंट्री में रह सकते हैं, लेकिन ठहरने की व्यवस्था भी हो, एस्केलेटर हो, आना और जाना उतरना, एक साइड से चढ़े उस साइड में उतरना, ऐसा हो सकता है दोनों तरफ हम एस्केलेटर करें। लिफ्ट में भी कई बार गुड्स का सामान ज़्यादा आ जाता है तो जो दिव्यांग आदमी है वो वेट करता रहता है, तो हम उसके लिए भी अलग से लिफ्ट। तो ये सारी जो फैसिलिटी है रेलवे एक स्टेशन पे, जिसको हम कहते हैं कि जैसे एयरपोर्ट जैसा रेलवे स्टेशन लगे, एयरपोर्ट जैसा। उसमें कोई आदमी उतर गया तो जैसे रेलवे एयरपोर्ट में बग्गी होती है, तो बग्गी की सुविधा भी प्लेटफॉर्म पे हो, किसी को चलना नहीं पड़े। अब कहाँ व्हील चेयर मिले नहीं मिले, तो बग्गी की सुविधा भी रेलवे स्टेशन पे हो। तो ये सब सुविधाएं हम उसमें डेवलप करके, ये एक विषय आप अध्यक्ष जी ने, हमारे प्रधान जी ने भी रखा। ऐसे और भी डेवलपमेंट प्लान है कई, जैसे एयरपोर्ट का विषय भी आया। ये RCS स्कीम एक होती थी हमारी, रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम। तो जब तक RCS का बेनिफिट उसने लिया तब तो कोई ये प्लान उड़ी, उसके बाद उन्होंने कहा कि फिजिबल नहीं है। ये बॉर्डर का एरिया है, इसलिए इसमें फिजिबिलिटी के अलावा कनेक्टिविटी महत्वपूर्ण है, इसलिए कनेक्टिविटी बेस हो। इसके लिए मैं जो हमारे नागर विमानन मंत्री है ज्योतिरादित्य जी सिंधिया, उनसे ज़रूर मिलूँगा इस विषय को। मुझे विश्वास है कि हम कुछ न कुछ एक जहाज, जिसको हम समझ रहे हैं कि होपिंग हमें मिल सकता है, दिल्ली से श्रीनगर, होपिंग पठानकोट, ऐसा कल से मैं बात कर रहा हूं, तो उनको ऐसा लगता है कि ऐसा जहाज हम दे सकते हैं। एक फिजिबिलिटी अध्ययन करने के लिए एक प्रैक्टिकल में कितने यात्री मिलेंगे, और यहाँ के लोगों से जो चर्चा हुई, उन्होंने कहा साहब यात्री दिल्ली के भी मिलेंगे, श्रीनगर के भी मिलेंगे, किसी लोगों ने मुझे कहा ले के भी मिलेंगे। तो हम इसको अध्ययन करके एक ऐसा जहाज ATR 72 टाइप हम यहाँ पठानकोट में देना चाहेंगे।
ये और भी डेवलपमेंट के बहुत से इशू हैं, लेकिन ये 2-3 तो मोटे मोटे मैं बता रहा हूँ। श्यामा प्रसाद मुखर्जी का बलिदान स्थल भी इसी ज़िले में है। तो हमारी एक मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर की स्कीम है, म्यूजियम ग्रांट फंड स्कीम, उसके तहत हम 80% पैसा हम देते हैं और 20% पैसा या तो राज्य सरकार दे या हम MP फंड से भी ले सकते हैं या कोई NGO भी सपोर्ट कर सकता है। तो हमने उसका 20% की व्यवस्था की है। DPR बनाने के लिए हमने किसी को कहा है कि इसके लिए क्या क्या वहाँ पैनल लगेंगे, म्यूजियम भी डिजिटल हो, टच स्क्रीन के माध्यम से श्यामा प्रसाद मुखर्जी की सारी जीवनी उसमें आ जाए। ऐसे कई काम चर्चा में आए हैं। अब आपके प्रश्न रहेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। पूछिए। स्टेशन के साथ मीटिंग हुई है, वहाँ पर क्या प्लान आपने देखे हैं, कौन कौन सी स्कीमें आपने डिस्कस की हैं, कहाँ तक काम हुआ कि नहीं हुआ, कोई भ्रष्टाचार हुआ कि नहीं, क्या 30 करीब लगभग 30 स्कीम ऐसी है जिसमें भारत सरकार पैसा देती है राज्यों को। हम फेडरल स्ट्रक्चर में हमारे संविधान निर्माताओं ने कहा कि फेडरल स्ट्रक्चर हमारा होगा, हम पैसा देंगे, इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी स्टेट गवर्नमेंट होगी। तो यहाँ अभी आम आदमी पार्टी की सरकार है, ये इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी है। इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी में कहाँ कमियां रही, DPR क्यों नहीं बनी, समय पे क्यों नहीं बनी, कहाँ गड़बड़ हुई, ये सारी योजनाओं की चर्चा हुई। और हमारा पर्पस देखिए, मेरा आने का पर्पस ये है कि पठानकोट का विकास, पठानकोट के विकास में कोई कमी भारत सरकार से फंड प्राप्ति में रह रही है तो DC से पूछा बताओ, नहीं तो आप फंड पड़ा है साल भर से, 1.5 साल से, इसका उपयोग क्यों नहीं कर रहे हो। तो मॉनिटरिंग पार्ट मेरा ज़्यादा है। बाकी मैं सोच रहा हूँ कि कुछ ऐसी योजनाएं भी हमारे ध्यान में आई है, 7-8 ऐसी, जिसमें फंड में अधिक दिलवा सकता हूँ और दिलाऊंगा भी। तो नेक्स्ट में मिलेंगे तो बताएंगे कि इस मीटिंग के बाद ये फंड मैं लेके आया हूँ पठानकोट के लिए। आपने एयरपोर्ट की रोज रोड कौन सी एयरपोर्ट हाँ, वो कल बात हुई है, वो भी विषय आया। मेरे ख्याल में कोई विषय ऐसा नहीं है जो नहीं आया, हर विषय आया। लेकिन मैं कुछ काम ऐसे ले रहा हूँ जो 2-3 महीनों में हो सकते हैं, वो ले रहा हूँ। बाकी काम हम पाइपलाइन में डाल रहे हैं, वो आगे लेंगे, लेकिन हम करा करके आपके बीच में बात करेंगे। मंत्री जी, आपने रेलवे की बात की, लंबे समय से पठानकोट की ये मांग रही है कि चंडीगढ़ के लिए कोई ट्रेन नहीं, तो लोगों को बस से जाना पड़ता है। अगर ट्रेन होगी तो सुविधा ज़्यादा होगी, लेकिन अभी तक इस बारे में किसी ने सोचा नहीं। नहीं, कल आया विषय ये भी कि कैपिटल जिले से जुड़नी चाहिए, ये विषय किसी ने रखा, चाहे रोटरी ने रखा। कैपिटल कि पहले तो पता नहीं क्यों उन्होंने कहा क्यों नहीं जोड़ पा रहे थे वो, लेकिन हमारा तो ये एक क्राइटेरिया है कि हर राज्य की कैपिटल जिले से जुड़नी चाहिए ट्रेन के माध्यम से, तो कोई अच्छी ट्रेन मिले, ये विषय रहेगा। मतलब 4-5 काम हैं, अच्छे काम हैं जो हम चर्चा कर रहे थे और आपके हित के काम है सारे ही। नहीं, वो अभी आपको जिक्र किया ना, ये सारे काम ये बताया। मंत्री जी, आप चाहो तो लिस्ट ले लेना। नॉर्थ इंडिया में पंजाब का रोल जो है वो फसलों के मामले में बहुत आगे, गेहूं और चावल को लेके। तो आजकल जो चल रहा है कि पंजाब में कट लग रहा है। अब सेंट्रल गवर्नमेंट कह रही है कि कहीं ना कहीं स्टेट गवर्नमेंट की कमी है, और स्टेट गवर्नमेंट कह रही है कि सेंटर की कमी से ये चल रहा है। जो पंजाब पूरे देश का पेट भर रहा है, उनके लोगों को राशन नहीं मिल रहा है। ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इस पे क्या आपका क्या आज ये चर्चा का विषय हुआ था, हमने चर्चा की थी। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना करके एक योजना है, हमने कोई कट नहीं लगाया। उन्होंने किस परसेप्शन से 25% कट लगाया, हमने ये भी कहा चलो सपोज करो आपको ऐसा लगता है कि सर्कुलर के तहत कट है। हालांकि पीयूष गोयल जी के मेरे पास एक मेल आ गया है जिसमें उन्होंने कहा हमने कोई कटौती नहीं की है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना और राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना में कोई अन्न की कटौती नहीं की है, जितना मिलता था उतना ही दे रहे हैं। फिर भी इनको किसी सर्कुलर से कट लगता है, तो मैंने ये कहा है, आज DC को भी कहा है और आगे भी मैं बात करूँगा कि सपोज करो आपको 25% कट है, तो किसी को 100 किलो मिल रहा है तो उसको 75 किलो कर दो ना। आपने क्या करिए, परिवार ही कट कर दिए। ये तो मैंने कहा आपकी बदमाशी भी है और दादागिरी भी है। इसमें तो ऐसा लगेगा ना कि आपके सपोर्टर को आपने दे दिया, जो दूसरों के सपोर्टर उनको नहीं दिया, ये तो ऐसा लगेगा ना। तो माना उन्होंने। तो इसको पीयूष गोयल जी के ध्यान में मैं लाया हूँ, इसको
जल्दी से हम इसको करेक्ट करेंगे। कोई बॉडी बैठेगी इस पे इस चीज़ पे? बिल्कुल बैठेगी जी, ऐसे कैसे होने देंगे, बिल्कुल बैठेगी। मंत्री जी हमारी विषय नहीं है इसमें, मैं आपको बता दूँ, आपको आपके लिखा हुआ है सर, मुझे नहीं मालूम। आपके ध्यान में ले आता हूँ मैं। प्रभारी तो जैसे आप रहेंगे, कोई और वो रहेगा, सब लिखा हुआ है, वो चलो लिखा हुआ होगा। मैं एक फैसिलिटेट करने के लिए आऊँगा। हमारे योजना बनी है पार्टी की, 160 हमने सीटें ऐसी छांटी है जहाँ पार्टी कहीं कमज़ोर है, वहाँ हमें इम्प्रूवमेंट करने के लिए मैं ऐड करने आऊँगा। मैं कोई नुक्स निकालने नहीं आऊँगा। मैं इनकी ताकत को, हमारे प्रधान जी की ताकत को या इनकी ताकत को बढ़ाने आया हूँ, उसके लिए मैं काम कर रहा हूँ। 2024 के चुनाव जो है यस, वो उसी का नजदीक लोकसभा है। 24 के जो चुनाव हमारा के लिए- संसदीय क्षेत्र जिसमें आप अभी सब बैठे हैं वो एमपी दोबारा दिखे नहीं है चुनाव के बाद। बहुत बड़ी चुनौती भाजपा के लिए रहने वाली है यहाँ पे, किस तरह से? यानी है चुनौती, और भारतीय जनता पार्टी का परिवार बहुत बड़ा है, हम सब मिलेंगे, लगेंगे। क्या और अगली बार जब कैंडिडेट चुनने की नहीं बात नहीं आएगी, नहीं, ये आप सब ध्यान मैं में- पहले आप सुन लीजिए। चुनौती हमारे यहाँ रहती है, ऐसा नहीं है कि नहीं है। हम चुनौती को अवसर में बदलेंगे, और इसलिए मैं आया हूँ आपके बीच में। मैं सब ग्रुप जहाँ भी हमें लगता है कि कहाँ एमपी कोटे का पैसा बच गया, कहाँ लगा तो नहीं लगा प्रॉपर, वो भी हम समीक्षा करेंगे। और जो एमपीए काम कर सकता है, अब जब मैं मंत्री के रूप में आ गया तो निश्चित रूप से साल भर में काम तो काफ़ी निकल ही जाएगा ना, आप निश्चित मानिए निकलेगा। आप जी, बेस्ट जो- पार्लियामेंटेरियन भी रह चुके हैं, और जिनकी हम बात कर रहे हैं एमपी सनी देओल, वो पार्लियामेंट में बहुत कम दिखे हैं, ना के बराबर दिखे फर्स्ट हैं। पार्टी पार्टी जी नहीं पार्टी नहीं, वो विषय अब मैंने आपको बता दिया ना, इसी कारण से मैं आया हूँ जी। आपको विषय एक मैं समझ में आ ही गया। सर इस बार कैंडिडेट लोकल रहने वाला या फिर ये हम प्रधान जी पैराशूट या से फिर और कोई एक्टर आने मास्टर जी वाला से, है? सीमा जी से और वासुदेव जी कहीं से ऐसा तो नहीं सबसे कि बात दोबारा एक करेंगे, एक्टर उतार दिया जाएगा राकेश जी सबसे बात करेंगे। कैंडिडेट के बारे में सर? मंत्री अच्छा कैंडिडेट देंगे, एक्टर जैसा? नहीं अच्छा कैंडिडेट देंगे, अच्छा देंगे। और अधिकतर डिमांड, ये भी डिमांड है, नहीं ये भी डिमांड है। इतना ही अच्छा देंगे आगे भी। ये नहीं एक्टर भी अच्छे रहे हैं जी, ऐसे बात नहीं। ठगा महसूस कर रहे हैं नहीं नहीं नहीं, यहाँ एक डिमांड आई है कि स्थानीय देव तो दादा ठीक है, डिमांड आई है, ये भी काम है हमारा, टू गेट द फीडबैक। हम तो कहते हैं आप भी बताइए, कोई ध्यान में हो तो। मंत्री जी आप सर इसकी 5 साल में हमारे दिखे नहीं है जो सांसद है, इसकी जवाबदेही किसकी है? क्योंकि लोगों ने चुना हुआ बड़े बहुमत नहीं से नहीं, चुना। आप जो मंत्री जी, आपसे आप ये जो सवाल कह रहे हैं इसलिए उसी बनता का ही है। जवाब देने के लिए तो मैं आया हूँ। ये सवाल इसलिए आपसे पूछा जा रहा है कि आपको बेस्ट पार्लियामेंटेरियन का अवार्ड मिल चुका है, तो क्या ऐसे मेरा ख्याल वर्स्ट पार्लियामेंटेरियन के बारे में इनका पूछना सवाल एक नहीं बनता नहीं, है। मैं आपको जब से आया हूँ तब से यही बात कर रहा हूँ, नहीं, पर आप उस पर बता नहीं रहे। मैं उसी भी बता रहा हूँ, इसलिए मैं आया हूँ। तो और क्या, मैं आपको अब फीलिंग आपको इसीलिए- अच्छी दूंगा, चिंता मत इसीलिए आपको करो, आना पड़ा, मतलब फीलिंग अच्छी दूंगा आपको, सांसद चिंता मत की करो। जो नौ और अब मुंशी लोकल कैंडिडेट की बात करें, क्या सब कुछ ठीक है पठानकोट भाजपा में आपके अकॉर्डिंग? पठानकोट में काफ़ी कुछ ठीक है। मैं जहाँ तक गुरदासपुर गया, अमृतसर गया, जलंधर गया, उससे इस एरिया में कुछ मुझे बेस अच्छा लगा, ऐसी बात नहीं। पठानकोट इज गुड बेस फॉर मी। जो डिमांडें प्रधान जी ने बताई हैं कि की गई हैं, क्या 24 से पहले हो जाएंगी पूरी? हाँ, हम कोशिश करेंगे पूरी करने की, उसमें अधिकतर होगी। देखिए हम आपको लिस्ट लेके बताएंगे, देखिए ये हो गई, ये हो गई, इनके साथ मैं बैठा हूँ, ये होने वाली है, ये नहीं होगी, ये अगले 2024 के बाद ले जाओ, ये नवंबर दिसंबर में ले जाओ। एक एक योजना पे हमने डिस्कस करके टाइम फ्रेम तय किया है, 2 महीने का टाइम दिया है। टाइम फ्रेम तय किया हमने, इस पर काफ़ी अच्छी एक्सरसाइज की है। मंत्री जी आप जो बेसिक स्टेट है आपकी राजस्थान है, वहाँ पर इलेक्शंस होने वाले हैं, तो ऐसे नहीं लग रहा अभी आपका बीजेपी का वहाँ पलड़ा भारी लग रहा है, क्योंकि वहाँ का डिप्टी सीएम है जो कांग्रेस का धरने पर बैठ रहा है, भ्रष्टाचार के लिए भी, भ्रष्टाचार की जांच हो, कैसे लग रहा है, क्या आप महसूस कर रहे हैं? देखिए वो कांग्रेस की जो सरकार अभी है राजस्थान में, वो 2 भागों में बटी हुई है। मैं आपको पहले भी आपने मेरे को सुना होगा, एक खेमे का नेतृत्व अशोक गहलोत जी कर रहे हैं और दूसरे खेमे का नेतृत्व सचिन पायलट कर रहे हैं। कांग्रेस की ये प्रॉब्लम है कि उन्होंने शायद सचिन पायलट को कोई वादा किया कि 2-2.5 साल के बाद हम आपको कुर्सी दे देंगे। अशोक गहलोत साहब कुर्सी छोड़ना चाहते नहीं, वो पकड़ के बैठे हैं और ये कहते हैं अभी वादे के मुताबिक मुझे कुर्सी दो। तो एक कुर्सी पकड़े बैठा है, एक कुर्सी पे बैठना चाहता है। इस दोनों की लड़ाई में जनता पिस गई, डेवलपमेंट रुक गया, गवर्नेंस गायब हो गई और लड़ाई सड़कों पे आ गई। तो इसलिए इस बार राजस्थान में तो आपने भी ठीक कहा, पलड़ा भारी है, भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत से जीतेगी। सर पंजाब में
कभी भी बीजेपी अकेली नहीं लड़ी। इस बार क्या प्लान है? अकाली दल को फिर से साथ में ले लिया जाएगा या फिर किसी और दल को? individually आप ही बीजेपी लड़ेगी? आपको इस बार की सारी रणनीति का पता नहीं चल रहा है क्या? आपको हम हर लास्ट जगह मूवमेंट में सर हो हर जाता है ना, समझौता ऐसा हो नहीं, जाता है। अब पार्टी को खड़ा आपको करना है फिर जी, खबर पार्टी आई खड़ी आप हो रही है। जैसे कि विपक्षी पार्टी का आरोप है कि अब ईडी और जो सीबीआई है, जो इनकम टैक्स है, उनका यूज कर रहे हैं, दुरुपयोग हो रहा है लीडरों को प्रेशराइज कर रहे हैं। ये लीडर भाजपा में शामिल भी हो गए। ये ईडी सीबीआई को हमने बनाई क्या? अब आप देखिए, मैं संसदीय कार्य का मंत्री हूँ, मुझे बड़ा अजीब सा लगता है जब राहुल गांधी ये कहते हैं मुझे बोलने नहीं दिया जाता। जितना उनका समय निश्चित था उसे वो डबल बोले, ठीक है। कोलार में 2019 में जो भाषण था वो बोलने के कारण ही था। वो क्या कहते हैं, वहाँ विदेश में जाकर के मुझे देश में बोलने नहीं दिया जाता। बोलने की आज़ादी है, गाली देने की आज़ादी नहीं है देश में। ये फर्क करना पड़ेगा उनको। 2019 में वही बोले, उसके बाद उनको जुडिशरी पे भी भरोसा नहीं है। वहाँ जाकर के सारे कांग्रेस के लीडर जाकर के वहाँ सूरत की कोर्ट में ऐसे जैसे कोई प्रेशर टैक्टिक्स अपनाई उन्होंने। ये देखिए, भ्रष्टाचार के विरुद्ध सीबीआई हो, ईडी हो और कोई एजेंसी हो, वो जांच करेगी जी मोदी जी के पीरियड में। और जो पॉलिटिक्स की बात करते हैं ना, आप समझ नहीं पा रहे, 5% पॉलिटिशियन है जी मोदी जी के पीरियड में जो छापे पड़े हैं, और उसमें 90% तो और लोग हैं, उनकी तो कोई बात ही नहीं करता। क्या पॉलिटिशियन के अगर वो भ्रष्ट है तो उसके खिलाफ क्या छापा नहीं पड़ना चाहिए क्या? वो क्या विशेष दर्जे की बात करता है क्या? और राहुल गांधी के लोग क्या कहते हैं कि ये राहुल गांधी है जी, इनके साथ जल्दी हुई जी। अरे भाई, कानून में प्रावधान है कि अगर 2 साल या उससे अधिक सजा हो गई तो वो संसद सदस्य नहीं रह सकता। उस कानून में रिलैक्सेशन देकर के एक मनमोहन सिंह जी ने कानून बनाया था कि ये 5 साल और 5 साल से अधिक होगी तो वो नहीं रहे, वो उन्होंने फाड़ दिया। राहुल गांधी जी नहीं फाड़ा। जम्मू मंत्री कश्मीर जी, के आप जम्मू जलंधर बाई इलेक्शन हो रहा है, ठीक है जी। जलंधर बाई इलेक्शन में जो उम्मीदवार है, भाजपा एक काटराइज पार्टी है, पूरे देश में मानी जा रही है। तो क्या कारण था भाजपा को जो कैंडिडेट है वो अकाली दल से लेना पड़ गया? अब वो टिकट वितरण हो गई भाई साहब, अब तो चुनाव मैदान में है और हम सब लोग जा रहे हैं कल से नॉमिनेशन में भी जम्मू कश्मीर मजबूती से लड़ेंगे चुनाव। इसका जम्मू मतलब आप कश्मीर के आया पूर्व राज्यपाल राम सत्यपाल मलिक का एक इंटरव्यू आया है, पार्टी का क्या उस take पर है? मुझे व्यक्तिगत टिप्पणी पे उस पर नहीं व्यक्तिगत टिप्पणी करनी पार्टी है। का हमारी क्या take है? हमारी पार्टी का मत है कि हम डेवलपमेंट और गुड गवर्नेंस इसमें विश्वास रखते हैं, ये हमारी प्रायोरिटी है। सर उन्होंने लेकिन उन्होंने कहा कि मोदी ने बोला है कि मुझे फोन आया था कि आप इस वो मुद्दे पर उनका चुप रहिए। उनका व्यक्तिगत मत है जी। जी। हमारी पार्टी का मत है डेवलपमेंट और गुड गवर्नेंस, कहीं भी हो। हमारा प्रायोरिटी वही है, डेवलपमेंट एंड गुड गवर्नेंस, एरिया का और देश का भी। गुड गवर्नेंस में ही मुद्दा आ जाता है। पॉलिसी है राष्ट्रवाद और देशभक्ति। तो आप बॉर्डर स्टेट में हैं और पुलवामा में जो अटैक हुआ उसको लेके मलिक साहब आपकी ही पार्टी के जो गवर्नर थे, उन्होंने ये खुलासे किए हैं कि सरकार ने उसको खुलासा इसलिए नहीं करने दिया ताकि उसका नजला पाकिस्तान पे डाला जा सके, और मोदी जी ने चुप रहने के लिए कहा। मैंने तो क्या इस गंभीर मसले पे आप मैंने क्या कहा? देश क्या कहता है जी? देश कहता है मोदी जी के हाथों में हम सुरक्षित रहे। कोई इंक्वायरी परसेप्शन देश का समझना चाहिए ना भाई। इंक्वायरी नहीं कराई ना आपने सर। परसेप्शन देश का मोदी जी के हाथों में सुरक्षित रहा, ये पूरे देश का परसेप्शन है, नॉर्थ से साउथ, ईस्ट से वेस्ट। मोदी जी को पार्टी बीजेपी के हाथ में होना चाहिए। नहीं, मोदी जी प्रधानमंत्री भी हमारे। प्रधानमंत्री हाँ। है तो पूरा सिस्टम है। हाँ, प्रधानमंत्री के हाथों में देश सुरक्षित है जी। मोदी जी अकेले सब सुरक्षा में पूरा चूक तो मान सकते हैं ना। नहीं, क्यों काहे की चूक? कोई चूक नहीं जी। वो देखिए, जवान शहीद हुए हैं सर, जवान शहीद हुए हैं, पंजाब की भी हुए हैं, उन्होंने और कहा इंडिया के कि- कई जवान शहीद हुए हैं। उनके 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 जो घर वाले हैं देखिए- आज भी इंसाफ की मांग कर रहे हैं। देखिए जो मोदी जी ने किया, इंक्वायरी नहीं कराई। एक मिनट, जो मोदी जी ने किया और उसके बाद भारत दुनिया में तीसरे स्थान पे पहुंच गया कि ये सर्जिकल स्ट्राइक और एक स्ट्राइक का काम या तो यूएस करता है या इजराइल करता है। नाउ इंडिया हैज एंटर्ड दैट क्लब। ये ताकत है जी भारत की, बढ़ती हुई ताकत को नमस्कार करना चाहिए, प्रणाम करना चाहिए। बेरोजगारी में भी लगातार बढ़त हुई है, तो वो भी उपलब्धि माने। बढ़त हुई है, बहुत हुई है सर, क्या बेरोजगारी बात बढ़ी कर रहे है। हो? जिस तरह के दुनिया के देशों की आप अर्थव्यवस्था देखिए, उनका जीडीपी का लेवल देखिए कोविड के बाद, और जिस तरह से भारत ने रिकवरी की है वो देखिए। जिस तरह से हर सेक्टर में भारत ने तेजी
अब क्या कोई सरकारी आंकड़ों से पंजाब बेरोजगारी के नौजवान रोजगार बाहर मिलता है जा क्या? रहे हैं, विदेशों में अब जा आप रहे हैं। देखिए, आपका इलेक्ट्रिकल व्हीकल है, ये कितना तेजी से बढ़ा, इसमें क्या रोजगार नहीं मिलेगा? अब रोजगार के कई सेक्टर बता देता हूँ, तो अलग से प्रेस करना, मैं बताऊंगा। बहुत से ऐसे सेक्टर आए हैं जिसमें रोजगार बढ़ा है। बहुत बहुत धन्यवाद जी, आपको शुभकामनाएं। एक तो मंत्री कम आपने कई जून तक 2 काम होंगे। सर, एक मंत्री अपना सांसद जी सनी देओल जी जून से तक शुरू- 2 काम इनको बता नहीं, दीजिए। एक काम बनने के बाद सनी देओल जी से शुरुआत में ये मांग की गई कि एक ट्रेन चलती है वंदे भारत और उसका पठानकोट में स्टॉपेज हो, तो आप ये श्योर तो करिए कि ये तो काम लेकर आती है, बाकी तो बहुत काम। ये विषय भी आया है जी, और बहुत डिस्कस किया, डीआरएम से भी बात की है, इनके सामने की है हमने। ਸਾਰੇ ਹੀ ਪ੍ਰੈਸ ਦੇ ਮਿੱਤਰਾਂ ਦਾ ਜੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੀਡੀਆ ਤੋਂ ਆਇਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਦਾ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਕੱਲ ਤੋਂ ਆਦਰਣੀय ਸ਼੍ਰੀਮਾਨ ਅਰਜੁਨ ਰਾਮ ਮੇਘਵਾਲ ਜੀ, ਜੋ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਸਟੇਟ ਮਿਨਿਸਟਰ ਫॉर ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਔਰ ਕਲਚਰ ਦੇ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੈ। ਪਠਾਨਕੋਟ ਜੋ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਹਲਕਾ ਹੈ, ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਹਲਕਾ, ਉਸ ਦੇ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਭਾਰੀ ਹੈ। ਔਰ ਕੱਲ ਤੋਂ ਡਿਫਰੈਂਟ ਮੀਟਿੰਗ ਸਾਡੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੋਈਆਂ, ਔਰ ਕੁਛ ਵਿਸ਼ੇ ਕੁਛ ਗੱਲਾਂ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖੀ ਗਈਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਠਾਨਕੋਟ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਕੁਛ ਜਲਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣ, ਉਹਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੋਂ ਲਈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਪਠਾਨਕੋਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਪਠਾਨਕੋਟ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੈ, ਪਠਾਨਕੋਟ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਜਗਰਾਫਿਕਲੀ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦਾ, JNK ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦਾ, ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਰਮੀ ਏਰੀਆ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਕੰਟੋਨਮੈਂਟ ਏਰੀਆ ਹੈ। ਤਾਂ ਪਠਾਨਕੋਟ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮਹੱਤਵ ਦਾ ਸਥਾਨ ਹੈ, ਇਹ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ। ਔਰ ਕੁਛ ਮੰਗਾਂ ਜਿਹੜੀ ਰੱਖੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਵੀ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਹੈਲਥ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਇੰਨੀ ਵਧੀਆ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੋਦੀ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਵੀ ਹਰ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ 'ਚ ਏਮਸ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਕੱਲ ਚਲੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵੀ ਇੱਥੇ ਪਠਾਨਕੋਟ 'ਚ ਇੱਕ ਏਮਸ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਡਿਲੇ ਹੈ ਤਾਂ ਜਾਂ ਉਸ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ PGI ਦਾ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਸੈਂਟਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇੱਥੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ। ਇੱਕ ਦੂਸਰੀ ਬੇਨਤੀ ਇਹ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਪਠਾਨਕੋਟ ਦਾ 에ਅਰਪੋਰਟ ਹੈ, ਜੋ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਪਠਾਨਕੋਟ ਫਲਾਈਟ ਜੋ ਪਿੱਛੇ ਵਿਨੋਦ ਖੰਨਾ ਜੀ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਈ ਸੀਗੀ, 2 ਸਾਲ ਚਲੀ ਔਰ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਕਦੀ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ, ਕਦੀ ਕੁਛ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਿਹਾ, ਉਹਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਹਿਮਾਚਲ JNK ਜੋ 100 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਦੂਰ ਦੂਰ ਤੱਕ 에ਅਰਪੋਰਟ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਏ। ਇਹ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਦੇ ਧਿਆਨ 'ਚ ਜਾਂਦਾ, ਲਿਖਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ 2-3-4 ਵਿਸ਼ੇ ਜਿਹੜੇ ਰੇਲਵੇ ਨਾਲ ਕਨੈਕਟਡ ਹੈ ਔਰ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨਾਲ। ਨੰਬਰ 1, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਠਾਨਕੋਟ ਦੇ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਬਜਟ 'ਚ ਲਿਆ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਕੈਂਟ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕਰਨਾ ਵਿਦ ਮਾਡਰਨ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ, ਮਾਡਰਨ ਫੈਸਿਲਿਟੀ, ਔਰ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੀ ਉੱਥੇ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਹੋਏ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ 100-150 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਲੱਗਣ ਵਾਲਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਗਏ ਹਾਂ, ਵਿਜ਼ਿਟ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਡਿਮਾਂਡ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਫਲਾਈਓਵਰ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਹੈ ਇੱਕ, ਉਹ ਵਾਲੀ ਮੈਂ ਸ਼ਾਰਟ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਫਟਾਫਟ, ਬਾਕੀ ਆਪਾਂ ਦੱਸਾਂ। ਫਲਾਈਓਵਰ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਜਿਹੜੀ ਸੁਜਾਨਪੁਰ ਤੋਂ ਪਠਾਨਕੋਟ ਦੇ ਰਸਤੇ 'ਚ ਉਹ ਹੈ। ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਢਾਕੀ ਦਾ ਉੱਥੇ ਹੈ, ਇੱਕ AV ਕਾਲਜ ਦੇ ਕੋਲ ਫਲਾਈਓਵਰ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਸ ਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਬੰਦੇ ਭਾਰਤ ਜਿਹੜੀ ਟ੍ਰੇਨ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਸਟਾਪੇਜ ਅਗਰ ਮਿਲ ਜਾਏ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਰਹੇਗਾ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਪਠਾਨਕੋਟ ਦੇ। ਇੱਕ ਇਹ ਵੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹਿਮਾਚਲ ਦੀ ਡਿਸਲਿੰਕ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਡਿਸਰਪਟਡ ਹੈ ਲਾਈਨ, ਉਹਦੀ ਵੀ ਰੇਲਵੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਕਰਾ ਕੇ ਜਲਦੀ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕਿ ਇੱਥੇ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਔਰ ਕੁਛ ਜਿਹੜਾ ਰਿਜ਼ਰਵਾਇਰ ਏਰੀਆ ਉੱਥੇ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨਾਲ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋ ਜਾਏ, ਮਾਰਕ ਸਾਡਾ ਉਹ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਡਿਫਰੈਂਟ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਅਸੀਂ ਰੱਖੀਆਂ ਨਾ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਭਰੋਸਾ ਦਵਾਇਆ ਗਿਆ ਵੀ ਮੈਂ 2-3 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਆਏ ਕਰਨਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਅਤੇ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਸਾਡਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਅਸ਼ੋਰੈਂਸ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓਗੇ।